नमस्कार दोस्तों। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है और इसमें जो आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टिप्स दिया जाएगा, सिविल ही नहीं नॉर्मल इंजीनियरिंग होता है उसके लिए, हर इंजीनियरिंग के लिए इफेक्टिव होगा। करीब करीब आईटी सेक्टर छोड़ कर या आईटी सेक्टर भी ले सकता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ देने जा रहा है उसका टेंडरिंग से बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है और एस्टिमेट और प्लानिंग से भी है, ठीक है। रिटर्न में कुछ नहीं होगा, वर्बल होगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए और इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए। कोई बताएगा नहीं, कहीं पर दिया हुआ नहीं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रेट एनालिसिस, ठीक है। रेट एनालिसिस का सबसे पहला जो आवश्यकता होता है वो टेंडर के टाइम में होता है, जिसमें हम टेंडर भरते हैं। कोई क्लाइंट कंपनी अपना काम का टेंडर निकाला। टेंडर क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको। तो उस टेंडर में बहुत सारा आइटम रहता है। क्लाइंट कंपनी देता है कि इस आइटम में का क्वांटिटी इतना है और जो पार्टी है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है अपना, वो रेट करे कि प्रति यूनिट कितना में वो काम को खत्म करेंगे, ठीक है। तो उस रेट को निकालने के लिए हम रेट एनालिसिस करते हैं। इस चीज़ का यूज साइट पर भी करना पड़ता है जब कभी कोई ऐसा आइटम एग्जीक्यूट होने वाला है या हो जाता है जिसका उल्लेख टेंडर में नहीं दिया हुआ है, बिल ऑफ क्वांटिटी में नहीं दिया हुआ है। मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? टेंडर का एक पार्ट है जिसमें आइटम के रूप में उसका स्पेसिफिकेशन रहता है और कितना करना है दिया हुआ है, लेकिन उसका रेट नहीं दिया हुआ है या कंप्लीटली वो आइटम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग यूज करते हैं उसको लेकर समझाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को लेकर समझाएंगे तो आप समझिएगा नहीं और उतना समय भी नहीं। सबसे पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहला होता है कि आरसीसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का होता है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ब्रिक है, शटरिंग है, रीइंफोर्समेंट जिसको सरिया बांधना ये करता है, प्लास्टर और फिनिशिंग को भी हटाइए। सरिया, शटरिंग, आरसीसी, ब्रिक वर्क, ये मोटा मोटा आइटम होता है। करीब करीब 50% के आसपास कॉस्ट को ये कवर करता है। रेट एनालिसिस कैसे करता है? रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है? एक तो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म क्या होता है, खास करके क्लाइंट के लिए सबसे ईजीएस्ट कैसे हो जाता है कि किसी सेंटर, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत के किसी स्टेट में कोई वो क्लाइंट को काम करवाना है, गवर्नमेंट को निकालता है, वो टेंडर अवार्ड करता है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि उन लोग का रेट प्री डिसाइडेड है। भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में तो पहले से काम होता हुआ आ रहा है। तो एक ज़माना पहले कभी रेट एनालिसिस हुआ था, वो रेट एनालिसिस को उसमें डाले हुए हैं, अपना बीओक्यू को साथ ही डाल दिया है रेट एनालिसिस। वो 20 साल पहले का हो सकता है, 15 साल पहले का हो सकता है। दुर्भाग्य से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी उसी ज़माने का होता है, 20 साल पुराना होता है। और वो टेंडर उसी टेंडर को दोबारा फ्लोट कर दिया। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उस टेंडर को, जैसे मान लीजिए कि अभी 15 साल पहले किसी चीज़ का रेट जो है सो एक्स था, एक्स रुपीज़ था पर यूनिट। तो आज के डेट में जो कॉन्ट्रैक्टर कोट करेगा तो कोई x प्लस एक्स का 20% करेगा, कोई x प्लस एक्स का 19% करेगा। वो उसको बेस बना के करेगा। ये रेट एनालिसिस नहीं है, परसेंटेज एस्केलेट करके करता है। सेंटर में भी है और स्टेट में भी है इस ढंग का, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये गवर्नमेंट के लिए आलस्य का एक ये है। तो अभी बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट हर 3 साल या 4 साल या 2 साल पर ऐसा करके अपना एफिशिएंसी के अनुसार वो लोग अपना शेड्यूल ऑफ रेट निकालते रहता है। जितने तरह का आइटम होता है 2024 में उसका ये रेट होगा। हो सकता है 2024 के पहले वो जो है सो 2020 या 22 में ऐसा निकला हो, तो 2024 में उसका रेट फिक्स कर देता है। अब आपको उसी रेट पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। L1 वो होगा जो उस रेट पर
रेट पर टेंडर कोट करने के बाद कितना पैसा आता है टोटल का टोटल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें अगर हम 0.1%, 0.2% ऐसा रिबेट कर देते हैं, वो L1 में आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये शेड्यूल ऑफ रेट के ऊपर होता है, ठीक है। रेट एनालिसिस क्या होता है? रेट एनालिसिस अब जैसा बोले ब्रिक वर्क RCC पर हम समझने का कोशिश करेंगे। किसी मटेरियल का कॉस्ट है ना, किसी मटेरियल का कॉस्ट वो होता है जो उसका प्रोडक्शन एरिया से निकल कर आपके साइट पर पहुंचता है, मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। टैक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, आपके तरफ से टैक्स इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन उनके तरफ से जो आ रहा है वो जो आपको वाउचर या चालान में जो रेट है ना, जो रेट उसका दिया, जो जिस पर वो कोट किया है आपको, जिस पर PO दिया है आपको, वो रेट के अनुसार आपके साइट पर पहुंचा दिया है, तो आइटम का रेट हो गया, ठीक है, मटेरियल का रेट हो गया। वो जो मटेरियल है, मटेरियल का 40% जो होता है, मटेरियल का जो रेट से ये जैसे सैंड है 10 रुपये kg लिए, 100 kg हुआ है आपके साइट पर आया है, तो 10 गुने 100 1000 रुपये मटेरियल का कॉस्ट हो गया, ठीक है। उस मटेरियल का कॉस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, उस मटेरियल का कॉस्ट जो है उसका 40% जो है लेबर कॉस्ट होता है, मतलब उस मटेरियल से जो आप काम कराएंगे साइट पर उसमें लेबर का पेमेंट 40% होगा। मतलब कि अगर आप ये ब्रिकवर्क करवाते हैं तो ब्रिकवर्क करने के लिए क्या मटेरियल चाहिए? प्राइमरी मटेरियल ब्रिक, सीमेंट, सैंड और वाटर, ठीक है। ब्रिक, सीमेंट और सैंड को ही लिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो है सो क्लाइंट के साथ बात करने के बाद होता है। कहीं कहीं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी क्लाइंट देती है, कहीं वाटर क्लाइंट देगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। ये दोनों वेरिएबल है, लेकिन ब्रिक, सीमेंट और सैंड ये इम्पोर्टेंट है। तो एनीवे यहाँ से आपको वो आइडिया मिल गया। 40% उसका ले लिए लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट का जो शेड्यूल ऑफ रेट होता है उसमें आप काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है ना। काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी चाहिए। तो गवर्नमेंट का शेड्यूल ऑफ रेट में कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो प्रॉफिट फिक्स किया हुआ है नॉर्मली 10% देखा गया है, ठीक है। 10% होता है, 10% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। और एक और कॉस्ट होता है, लेकिन अभी क्या है कि जब रेट एनालिसिस आप करते हैं तो SOR का आज के डेट में 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट देंगे तो कोई कॉन्ट्रैक्टर लेगा नहीं, तो कम से कम 15 to 20% लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। भाई उसको एस्टेब्लिशमेंट है, सेफ्टी को लेकर बहुत सारा इशू आता है, अभी क्वालिटी को लेकर इशू आता है। 20% से कम पर कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट नहीं लेगा, प्रॉफिट का डालेगा नहीं। तो मटेरियल कॉस्ट का 40% लेबर कॉस्ट और 20% आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। ये सीधा साधा लगता है देखने को। इसके अलावा एक और चीज़ आपको डालना है, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? ये मिसलेनियस ऐसा होता है जो आपका कैलकुलेशन में नहीं आता है। जैसे आप जिस एरिया में काम करेंगे उस एरिया में और भी बहुत सारा एडिशनल एक्सपेंसेस होता है जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा देना पड़ सकता है, आपको सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन में पैसा देना पड़ सकता है, आपको मटेरियल या काम करने के लिए वहाँ का जो गुंडा एलिमेंट है उसको पैसा देना पड़ सकता है। बहुत सारा इशू आता है, उसको मिसलेनियस में रखता है। हिसाब किताब नहीं होता है, कहीं कहीं इस चीज़ को लेके जो साइट मैनेजमेंट है और ओनर जो है उसमें डिस्प्यूट भी हो जाता है। चूँकि रिटर्न है नहीं डॉक्यूमेंट वो सब चीज़ का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मैनेजमेंट लेवल है हेड ऑफिस का, उस साइट का मैनेजमेंट को डाउट करने लगता है कि भाई ये लिख कर दे दिया कि इसको इतना पैसा दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, या प्रोजेक्ट मैनेजर खुद रख दिया, ठीक है। ये इशू आता है। तो जब वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है, अथॉरिटी में जब पैसा बढ़ता है, जो आप जैसा जितना खोल कर नहीं बोल सकते हैं, उस समय बांटने के लिए कौन आता है? नॉर्मली प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है।
जब इंस्टीट्यूशन जो जब हेड ऑफिस मैनेजमेंट को डाउट होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपने खा रहा है पैसा, ऐसा हुआ है कई बार एलटी में भी मैं देखा हूँ। तो या तो हेड ऑफिस से कोई आदमी आएगा कि चलो हमारे सामने में उनको पैसा दो, ठीक है, या साइड का ही अकाउंटेंट या किसी को बोलेगा कि भाई तुम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाके देखो पैसा दे रहा है कि नहीं, ठीक है, या हेड ऑफिस से स्पेशली एक आदमी आएगा उस पैसा को लेके जो कि सबको बांटेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बड़ा सिस्टमेटिक है, मतलब एक बार फिक्स हो गया तो ये मंथली 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 ऐसा जैसे ही जैसे आपका रनिंग अकाउंट बिल होता है वैसे ही ये पैसा बढ़ते चला जाता है। तो वो जो है वो भी करीब करीब आपको 20% पकड़ता है। तो क्या हुआ, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, उसका 40% लेबर कॉस्ट, ठीक है, उसका 20% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, उसका 20% मिसलेनियस। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का आइटम पर है, ठीक है। ये जो लेबर कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट 40% से कम भी हो सकता है, 40% से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपल एग्जाम्पल देकर बताते हैं, कहाँ जहाँ पर मास कंक्रीट है, मतलब एक्सकैवेशन करना है, सरिया बांधना है, 200 400 500 1000 क्यूबिक मीटर जमीन के नीचे करना है, वहाँ लेबर आपको कम लगेगा, ठीक है। एक बार में 2 मेसन और 4-5 लेबर लगा के आप कंक्रीटिंग करवा सकते हैं टीएम के थ्रू, ठीक है। 1000 क्यूबिक मीटर 3 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हैं 5 अच्छे मेसन रख कर। वेराज अगर आप ऊपर में कहीं पर हाइट पर लिंटर और बीम कर रहा है, लिंटर कर रहा है, बीम कर रहा है, रूफ डाल रहा है, तो वहाँ पर 10 क्यूबिक मीटर करने में भी आपको हो सकता है कि 15 मेसन लग जाए, है ना, बारबेंडर अधिक लग जाए, शटरिंग करने वाला अधिक लग जाए। तो वहाँ पर ये 40% काम नहीं करेगा। लेकिन ओवरऑल एक सिनेरियो बताया, मटेरियल कॉस्ट उसका 40%, लेबर कॉस्ट 20%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 20% मिसलेनियस, ठीक है। ये रेट एनालिसिस का बहुत बड़ा थंब रूल है, ठीक है। डिटेल में जाने के लिए आपको हर आइटम को देखना पड़ेगा और डाटाबेस खंगालना पड़ेगा। डाटाबेस क्या होता है इसके बारे में फिर कभी आपको बताएंगे, हिंट ही दे सकते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज के लिए लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए technodigital.co.in, उस पर रजिस्टर होइए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पैकेज लीजिए और पढ़ाई कीजिए।